एंगल हैं, तीनों बाह्य कोण का जोड़ कितना होगा? 360 होगा। अब ये क्या है? ये क्या नई बसूड़ी पे आ गई? मतलब अगर ट्राइंगल के अंदर का कोण देखे तीनों का जोड़ तो 180 आ रहा है। अगर ट्राइंगल के बाहर के तीनों कोण, ये ट्राइंगल है, यहां पर मैंने एक एक्सटीरियर एंगल बनाया। अब ये तो एंगल क्या है? इसका एक एडजेसेंट एंगल है, ये इसका आसन कोण है। लेकिन नॉन एडजेसेंट कौन से होंगे? एक तो ये होगा और एक ये होगा, तो इसको हटा देते हैं। इसका और इसका जोड़ इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं 30, इसको मान लेते हैं 50। मानने के लिए एज्यूम करना, सिर्फ 30 और 50 मिलकर क्या बनाएंगे? 80। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप हमेशा की तरह खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की क्लास में हम ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे, ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, इसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में और साथ ही हमारी पढ़ाई में। ट्रायंगल जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनसे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ट्रायंगल की। ये मान के चल सकते हैं कि ज्योमेट्री में दो शेप्स सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती हैं, एक तो सर्कल है और एक ट्रायंगल है। तो आज ट्रायंगल को देखते हैं, अगली बार सर्कल को देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ परेशान करता है। इसने मुझे भी बहुत परेशान किया है, पर आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल इतने आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें पढ़ेंगे कि ये किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करेगा, चाहे वो क्लास 3rd का हो या क्लास 10th का हो, ठीक है। तो मैं सभी चीज़ों को एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगा और हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ देता हूं जो आपकी समझ में नहीं आई है या मैंने नहीं बताई है या जो मैंने गलत बताई है, आप वो भी कमेंट में मुझे बता सकते हो। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें, किसी भी टाइप की कमेंट करें, चाहे कोई मेरी कमी निकालने के लिए कमेंट क्यों ना करे, और मैं ईमानदारी से उसको भी स्वीकार करूँगा। और अगर कोई सजेशन है मेरी वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह। जो चीज़ आज होगी उसके नाम से, ट्राई एंगल, त्रिभुज। ट्राई एंगल में ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे आपने सुना ना, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड 4, पेंट या पेंटा उसको बोलते हैं 5, ठीक है। तो वैसे ही ट्राई का मतलब होता है 3। एंगल का आप सभी जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं। एंगल को बोलते हैं कोण। कोण क्या होता है? किसी भी पॉइंट पर जब दो लाइन आपस में मिलती हैं, दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में मिलती हैं, सीधी रेखाएं जब मिलती हैं, तो वहां पर बनता है एक एंगल। तो इसीलिए एक कोण बनता है, तो उसको बोलते हैं कोण। तो आप ये याद रखना। और त्रिभुज, त्रि मतलब संस्कृत में 3, भुज मतलब भुजाएं, साइड, ठीक है। तो हिंदी में त्रिभुज और इंग्लिश में ट्रायंगल, ऐसा क्यों? इसको त्रिकोण क्यों नहीं बोलते? हालांकि इसको त्रिकोण भी बोलते हैं, पर ज्यादातर आपको त्रिभुज देखने को मिलेगा, आप इसको त्रिभुज भी कह सकते हो। 3 भुजाएं तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी है 1 2 3, तो क्या त्रिभुज है? नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। तो क्या है? इसकी पूरी परिभाषा ये होनी चाहिए कि 3 भुजाओं से बंद एक आकृति, उसको बोलते हैं त्रिभुज। तो 3 भुजाएं तो हैं, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, वो बंद आकृति ऐसे ही बनेगी, वो कैसी भी हो सकती है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम 3 साइड और मिनिमम मैक्सिमम 3 एंगल से एक ट्राइंगल बनता है, एक त्रिभुज बनता है। ट्राइंगल को क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन्स में हमने पढ़ा था। क्या होता है? ये एक पॉलीगन होता है। ट्राइंगल इज ए पॉलीगन जिसके 3 साइड्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। कॉर्नर्स हमने पढ़े थे और एजेस भी हमको पता है कि एजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का नाम तो ये हो गया। अब ट्रायंगल के बारे में क्या क्या है जो पढ़ना है और क्या क्या है जो हमारे लिए काम का है। ट्रायंगल 10वीं क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। सारी ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल के ऊपर ही टिकी हुई है, स्पेशली राइट एंगल के ऊपर। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस 12th क्लास के बाद इंजीनियरिंग में भी है, कंस्ट्रक्शन को लेकर हो गई, आर्किटेक्ट को हो गई। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना आप शायद उस महान हस्ती को जानते होंगे जिसका नाम है अक्षय कुमार। आपको सभी को पता होगा कि कितने महान आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल को तोड़ना चाहें, भागों में बांटना चाहें, तो कितने भागों में बटेगा और कैसे कैसे बटेगा? जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, वापस ये समझ लेना कि ट्राइंगल लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स, क्योंकि दो ही चीजें इसमें, साइड्स हैं और एंगल है, तो टाइप्स ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में तोड़ा गया है। वो क्या है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल, इसके एंगल के हिसाब से भी इसको 3 भागों में तोड़ा गया है। वो क्या है आपको अभी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइड्स के हिसाब से इसको कैसे कैसे तोड़ा गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है वो है इक्विलेटरल, इसको साइड्स के हिसाब से इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको हिंदी में एक बहुत बड़े दानव, बहुत बड़े राक्षस के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है समबाहु। समबाहु त्रिभुज। ये होता क्या है अभी पता लग जाएगा, बस देखते जाइए। जो दूसरा ट्राइंगल है वो क्या है साइड्स के अकॉर्डिंग, दूसरे ट्राइंगल का नाम है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है अभी पता लग जाएगा। जो तीसरा ट्राइंगल है साइड के हिसाब से, जो तीसरे टाइप्स होता है वो होता है स्कालन ट्राइंगल, जिसको भी एक और दानव, एक और राक्षस के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है विषमबाहु। आइए ये देखते हैं होते क्या क्या है। इतने मुश्किल मुश्किल नाम है, बच्चों की जान ली गई है बिल्कुल ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम लेते हुए। इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्कालन ट्राइंगल। कुछ बच्चे ट्राइंगल सीखने से पहले ही उसको छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके सामने ऐसे भयंकर भयंकर खतरनाक खतरनाक नाम आते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वे ट्राइंगल होते हैं समबाहु मतलब समान है, जिसकी बाहु मतलब भुजाएं इक्वल है, लेटरल मतलब साइड्स, ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में बराबर है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर साइड बराबर है तीनों तो एंगल भी तीनों क्या होंगे? एक्यूट होंगे। तीनों क्या होंगे? एक्यूट होंगे। एक्यूट होने के साथ साथ तीनों एंगल इक्वल भी होंगे और तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट भी होंगे। एक्यूट क्या होते हैं? जो 90 और 0 के बीच में होते हैं उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो 90 से कम होते हैं और 0 से ज्यादा होते हैं या 0 ही होते हैं उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 से छोटे एंगल्स को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? समद्विबाहु मतलब समान है, जिसकी द्वि मतलब 2 भुजाएं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हिंदी कम और संस्कृत ज्यादा यूज हुई है, पता नहीं क्यों, शायद ये नाम संस्कृत से उठाए गए हैं क्योंकि आजकल है कल्चर उठाने का, क्योंकि सॉन्ग्स भी उठाए जाते हैं, तो ऐसे ही नाम भी स्टार्टिंग ऐसे हुई है चीजें उठाने का कि वहां से उठा लो। ये नहीं कि बच्चों के लिए थोड़े आसान नाम खुद से सोच लो, उठा के नाम रखने का काम ज्यादा करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। तो आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, और तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्कालन ट्राइंगल क्या होगा आप गैस कीजिए। यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल है, यहाँ पर 2 एंगल इक्वल है, तीसरा बचता क्या है? आप सही सोच रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आपने सोचा है तो सही सोचा होगा। तीसरा बचता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं विषम हैं, अलग अलग हैं, कोई भी एक जैसी नहीं है। ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। और जो इसकी ये यहाँ पर बनता है राइट एंगल, इसको राइट एंगल भी बोलते हैं, उस पर बाद में आऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझे कि इसको स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं, विषमबाहु बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं?
डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग लेंथ की होती है, अलग अलग मेजरमेंट की होती है। और इस साइड को अभी बाद में आऊंगा तो अब इसको जाने देते हैं, सिर्फ इतना याद करते हैं कि ट्रायंगल को साइड्स के हिसाब से 3 टुकड़ों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में तोड़ा गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, तीसरी अलग होती हैं। स्केलिन ट्रायंगल विषमबाहु जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है। आप ये इतना अच्छे से समझ पाए होंगे। अब तक तो आपने साइड्स के हिसाब से देखे थे, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल, कि एंगल के हिसाब से अगर इसके हम एंगल देखें तो इसको कितने कितने भागों में तोड़ा जा सकता है या क्या क्या इसके नाम रखे जा सकते हैं अगर इसके एंगल को देखने लग जाए तो। अभी तक तो हमने इसकी साइड्स देखी थी कि एक तो तीनों साइड बराबर हो तो क्या कहेंगे, अगर 2 साइड बराबर हो, तीनों अलग अलग हो तो क्या कहेंगे। अब देखते हैं कि एंगल्स के हिसाब से इसको कैसे तोड़ेंगे, कि एंगल 90 डिग्री से कम बन रहे हैं सारे के सारे तो क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन रहा है तो क्या बोलेंगे। उससे पहले 1 मिनट लेके आपको एक बात बता दूं, जो ट्रायंगल होता है इसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इंटीरियर आंतरिक अंदर के कोणों का जोड़ एंगल का सम वो 180 होता है। ये 3 एंगल बन रहे हैं, इन तीनों का जोड़ 180 होगा। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, बस ये पक्का है कि तीनों एंगल अगर जोड़ देंगे, अगर ये 50 है ये 30 है तो ये मिला के कितना होगा, 100 होगा। ये 100 है नहीं, बस बता रहा हूं, तो तीनों मिलाकर 180 ही होगा। बस आप ये दिमाग में रखिए। एक चीज और दिमाग में रखिए कि ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, दूसरा एंगल 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता, याद रखिए। तो एक एंगल ही राइट एंगल हो सकता है, समकोण हो सकता है, बाकी दूसरा एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि एक अगर 90 हो गया तो दूसरा भी अगर 90 हो गया तो यही हो गया 180, तो तीसरा एंगल क्या होगा, 0 का रखेंगे, है ना। तो तीसरा एंगल 0 का नहीं रख सकते। 0 एंगल मैंने बता रखे लाइन्स और एंगल्स में, आप जाके देख सकते हैं कि 0 एंगल क्या होता है, 0 एंगल भी होता है और वो कैसे बनता है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। 90 डिग्री का मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकती है जो परपेंडिकुलर है। स्ट्रेट तो ये भी है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है इस पॉइंट पर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो लाइन्स और एंगल्स की वीडियो देखो, मैं इसमें बताऊंगा तो समय खराब होगा बेवजह। बस 2 चीजें दिमाग में रखिए कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का जोड़ 180 है और साथ ही सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, 2 एंगल नहीं हो सकते, या एक ही एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का हो सकता है, 2 एंगल नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि एंगल्स को लेकर, जैसे कि मैंने बताया, एक एंगल आता है एक्यूट एंगल। इसमें तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से कम का होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट। हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। पर कोण है या त्रिभुज है, इसको एक एंगल जो 90 डिग्री से कम का होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम के हैं तो उसको बोलेंगे एक्यूट ट्राइएंगल, हिंदी में न्यून त्रिभुज। तो यहां पर बात हो रही है त्रिभुज की, ट्रायंगल की। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग जो पहला टाइप है वो होता है एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा टाइप है जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का। आपने देखा होगा ना, ट्रायंगल पीछे ही बनाया था मैंने जब मैं साइड्स की बात कर रहा था, और इसकी तीनों साइड अलग होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। ये डंडे आपने कई बार देखे होंगे, अगर आप पढ़ते हो अभी भी मैथ, आप 8th 9th क्लास में हो तो आपके टीचर सिखाते टाइम या बुक्स में आपके ये होंगे। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक डैश लगा हुआ है, यहाँ पर एक लकीर खींची गई है, तो इसका मतलब ये एक जहां पर देख पा रहे होगे वहीं पर वो साइड इसके बराबर है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है तीनों अलग अलग है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा कि तीनों साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूंगा तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, ऐसे कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये इनसे अलग है। ये बहुत मामूली बात थी बट मेरा काम हर एक चीज बताने का है, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट एंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, जैसे इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, इसमें सिर्फ एक एंगल होता है 90 डिग्री का और बाकी दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। इसका नाम राइट एंगल क्यों है, मतलब एक ये राइट है तो बाकी क्या रॉन्ग है, या ये लेफ्ट राइट वाला राइट है, ये दोनों नहीं है, तो इसका नाम राइट एंगल क्यों है, ये पता नहीं क्या सोच के बना दिया। हाँ, समकोण का मैं बता सकता हूँ कि समकोण क्यों है, क्योंकि लाइन्स और एंगल्स की वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना, बस उसी के रेफरेंस लेके मैं बता रहा हूँ। ये लाइन है, इसको मैं ऐसे ही बढ़ा सकता हूँ और ये इस पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधी है, दिख नहीं रही होगी बट ये सीधी है। तो इस तरफ जो एंगल बन रहा है और इस तरफ जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के समान है। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल भी है, लीनियर पेयर भी है और दोनों मिलकर 180 डिग्री का बना रहे हैं। तो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो इसीलिए इसको बोला गया है समकोण, समान कोण। ये इसके समान है और ये इसके समान है, इसलिए इसको समकोण बोलते हैं। हिंदी वालों ने तो बढ़िया सोच समझ के अच्छा सा नाम रख रखा है। इंग्लिश वालों के पता नहीं दिमाग में क्या आया था कि राइट एंगल रख दो, तो कोई रॉन्ग भी होगा या कोई लेफ्ट भी होगा, पता नहीं क्या सोच के रखा था। खैर, आप समझ पाएंगे कि एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, एक ही हो सकता है। किसी भी ट्रायंगल में कैसे भी बनाओ, मैक्सिमम एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है और एक ही एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का हो सकता है। अगर ये 90 का बन गया तो बाकी दो एंगल 90 डिग्री से कम के ही बनेंगे, एक्यूट एंगल ही बनेंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया। जो तीसरा ट्रायंगल है वो क्या है, तीसरा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब ऐसा क्यों, ये तो स्केलिन ट्रायंगल जैसा, इसमें तीनों साइडें अलग अलग है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये भी स्केलिन ट्रायंगल है, ये भी स्केलिन ट्रायंगल है, लेकिन इसमें राइट एंगल नहीं है। ये एंगल कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा का है, इसीलिए। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें है उसको ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण वाला त्रिभुज। एक ही एंगल हो सकता है, बाकी ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक ही 90 डिग्री का हो सकता है मैक्सिमम, एक ही 90 डिग्री से ज़्यादा का हो सकता है मैक्सिमम, दो एंगल बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों, वो मैंने बताया है अच्छे से। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि साइड के हिसाब से अगर हम उसके टाइप्स देखेंगे तो तीन बनेंगे, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। अगर एंगल के हिसाब से उसको देखेंगे तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऐसे त्रिभुज बनेंगे, ऐसे ट्रायंगल बनेंगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बचती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी क्या है जो मैंने ऑलरेडी बताई थी कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, आप ये नहीं माने कि यही ट्रायंगल है। ट्रायंगल चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, या चाहे ऐसा हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 ही होगा। याद रखना हमेशा, 180 से कम नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। 0.1 डिग्री भी कम नहीं हो सकता और 0.1 डिग्री भी ज़्यादा नहीं हो सकता ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ये हमेशा याद रखना। तो एक तो प्रॉपर्टी होगी एंगल सम प्रॉपर्टी, ये याद रखना। एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है कि एंगल का जो सम करेंगे वो कितना आएगा, अंदर के इंटीरियर आंतरिक, वो 180 ही आएगा, याद रखना। तो सबसे पहली तो हो गई ये। दूसरी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल में दो चीजें हैं, पर पहले एक सीख लेते हैं। जैसे कि मैं ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर का कोण है, बाह्य कोण है। तो इस ट्रायंगल में ये बाहर का कोण है, ये एंगल कितना होगा। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर कि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक ये लाइन क्या है, इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल मिलकर, मैंने लाइन्स और एंगल्स में बताया है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 180 का एंगल बनाएंगे। हाफ सर्कल बना रहे हैं ना, तो 180 का बनेगा। ये इसका एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण है। तो इसको तो अभी जाने दो। ये जिस साइड पे है ना, तो इस एक्सटीरियर एंगल के जो जितने भी अपोजिट एंगल है, एक तो ये है, एक ये है, इसको बोलेंगे नॉन
एडजेसेंट एंगल, इस एंगल के, इस एक्सटीरियर एंगल के नॉन एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये तो इसका एडजेसेंट एंगल है, तो नॉन एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, एक तो ये होगा और ये होगा। किसी भी ट्रायंगल के बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल के नॉन एडजेसेंट एंगल गैर आसन कोण का सम, इसका और इसका सम जोड़ ट्रायंगल के बाहरी कोण के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। वो कैसे, अगर ये 120 है, ये 120 डिग्री का है, तो इस एंगल के नॉन एडजेसेंट एंगल का एंगल्स का सम क्या होगा, 120 ही होगा। हो सकता है ये 70 हो, ये 50 हो, तब भी 120 बन रहा है। हो सकता है ये 50 हो और ये 70 हो, या ये भी 60 हो और ये भी 60 हो, ये दोनों हो सकता है। ये नहीं पता होगा कि दोनों कितने के होंगे, बट ये पक्का है कि दोनों का जोड़ 120 होगा। ये हमेशा याद रखना। अब इसी तरफ बनेगा वो इस तरफ भी बन सकता है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, यहाँ पर मैंने एक एक्सटीरियर एंगल बनाया। अब ये तो एंगल क्या है, इसका एक एडजेसेंट एंगल है, ये इसका आसन कोण है, लेकिन नॉन एडजेसेंट कौन से होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा, तो इसको हटा देते हैं। इसका और इसका जोड़ इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। इसको मान लेते 30, इसको मान लेते 50, मानने के लिए एज्यूम करना, सिर्फ 30 और 50 मिलकर क्या बनाएंगे, 80। तो ऐसे इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, आप जिस साइड चाहे उस तरफ एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो। अब क्या, मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ये एंगल इसके नॉन एडजेसेंट गैर आसन कोण के सम के बराबर होगा, तो ये 130 का मान लेते हैं, और ये हमको 80 का दे रखा है। 80 का है नहीं, हालांकि 90 से कम है, मानने के लिए मान लेते हैं। ये 80 है, तो ये कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके नॉन एडजेसेंट एंगल के सम के बराबर होगा, सम के इक्वल, जोड़ के इक्वल होगा, गैर आसन कोण के बराबर होगा। ये याद रखना, ठीक है। आई होप एक छोटी सी चीज समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर, आंतरिक, अंदर के कोण का जोड़ 180 होता है। दूसरी क्या पढ़ी कि अगर बाहर का एंगल कुछ भी है तो उसके नॉन एडजेसेंट एंगल गैर आसन कोण का जोड़ उसके बराबर होगा। तीसरी चीज क्या है कि ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं बाहर के, इन तीनों एंगल का 1, 2, 3, अगर बाहर के कोण है ट्रायंगल के बाहर, अगर कोई भी साइड हमने बढ़ा दी तो बाहर का एंगल ये बन गया। अगर ये इस तरह बढ़ा दी तो ये एंगल बाहर का बन गया। अगर ये इस तरह बढ़ा दी तो ये एंगल बाहर का बन गया। ये बाह्य कोण है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तीनों बाह्य कोण का जोड़ कितना होगा, 360 होगा। अब ये क्या है, ये क्या नहीं बस उड़ी पे आ गई। मतलब अगर ट्रायंगल के अंदर का कोण देखे तीनों का जोड़ तो 180 आ रहा है। अगर ट्रायंगल के बाहर के तीनों कोण का जोड़ देखे तो वो 360 आ रहा है, मतलब डबल आ रहा है। हाँ, डबल आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। ये कैसे आ रहा है वो देखें, एक बार देखते हैं, ठीक है, कि वो कैसे आ रहा है। मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा, सिंपल रखूंगा बिल्कुल चीजों को, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मानने के लिए मान लेते थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ज्यादा मेजरमेंट में मत घुसना, ठीक। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये एंगल 60 का है, ये एंगल भी 60 का है, ये एंगल भी 60 का है। ये कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल है, समबाहु हुआ है, याद रखना। अगर ये 60 है तो इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये एंगल कितने का होगा, क्योंकि यहां पर देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, और क्या हो रही है, लीनियर पेयर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर पेयर हो रहा है, ये इसके एडजेसेंट एंगल भी है, ये 60 है तो ये 120 का होगा, क्योंकि दोनों मिलकर आप सर्कल बना रहे हैं, अर्धवृत्त बना रहे हैं, तो ये 120 होगा, ये 60 होगा, ठीक है, ये भी कर लिया। अब ये 60 है तो इसको मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, तो ये कितना होगा, ये भी 120 होगा। ये 60 है तो इसको बढ़ा देता हूँ, ले, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 120 होगा। अब ये 60 है तो ये भी 120 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हाफ सर्कल बना रहे हैं। 120 120 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360। इसलिए ट्रायंगल के बाहर के तीनों एंगल का जोड़ 360 होता है और अंदर का
180 होता है। आई होप आप इससे थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाए होंगे। अब ट्राइंगल में एक मामूली सी छोटी सी चीज बचती है, मामूली नहीं है, उसके लेकर पूरा का पूरे चैप्टर है और सारी ट्रिग्नोमेट्री में उसी का बोलबाला है, उसी का जलवा है। वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था जिन्होंने BCE बिफोर क्राइस्ट इरा में, ईसा पूर्व में जाके एक थ्योरम दी थी। तो आज वो थ्योरम जानते हैं वो क्या है, जिसको लेकर काफी क्वेश्चन बनते हैं और काफी मुश्किल भी होती है बोलने के लिए, वैसे बहुत इजी है। वो है क्या? सारी ट्रिग्नोमेट्री उसी के ऊपर है। जैसे कि एक मैंने बनाया, इसको साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। अगर एंगल के हिसाब से देखें तो क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, याद रखना समकोण है, क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है? 90 डिग्री का, और वही हो सकता है मैक्सिमम एक एंगल ही 90 डिग्री का हो सकता है। तो इसमें ये जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है, ये जहां भी राइट एंगल बनेगा उसके सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। ये कर्ण अर्जुन वाला कर्ण नहीं है, इसका नाम है कर्ण, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर ये जो साइड है इसको बोलते हैं आधार। वैसे अगर साइड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये राइट एंगल के सामने होती है हाइपोटेन्यूज। ये बाकी जो दो साइड बचती हैं, ये वाली और ये वाली, इनको वैसे तो लेग्स बोलते हैं। ठीक है, चलने वाले लेग्स नहीं, बिना ऐसे नॉर्मल लेग्स। तो आधार को बोलते हैं बेस। ये याद रखना कि बेस ये भी हो सकता है और जो ये है वो ये भी हो सकता है। वो कैसे? अभी बताऊंगा। तो ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? लाइन्स और एंगल्स में ये बताया है, अब ये बता रहा हूं कि जो लाइन किसी भी दूसरी लाइन पर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधी खड़ी हो, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जैसे कि मैं जमीन पर अब परपेंडिकुलर हूं, बिल्कुल इस फ्लोर पर। जैसे मैं थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूं, परपेंडिकुलर नहीं रहा, जमीन से और मेरा कोण 90 डिग्री का नहीं है। इस तरफ से एंगल 90 डिग्री से कम है और इस तरफ 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब जैसे मैं सीधा होता हूं तो दोनों तरफ 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री बराबर बन रहे, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। को हिंदी में बोलते हैं लंब। ल में बै, लंब। अब इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया, तो ये जो बेस था ये इस तरफ आ जाएगा, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस हो गया। और राइट एंगल के सामने वाली ये साइड हमेशा क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज रहेगी। HBP आपने कई बार देखा होगा, ये याद रखना। और इसका है क्या मतलब? इसमें हमने करना क्या है? क्या ये तीनों नाम जानने थे सिर्फ? नहीं, इससे हमें साइड पता लग जाएगी। क्या साइड पता लगेगी? यहाँ पर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, हालांकि सिर्फ मैथमेटिशियन नहीं थे, वो खगोलशास्त्री भी थे, सिर्फ मैथमेटिशियन नहीं थे, जिनका नाम क्या था? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम निकाली थी, एक तरीका निकाला था कि अगर हमें एक ऐसा ट्रायंगल मिला जिसमें एक राइट एंगल है और उसकी हमें, राइट एंगल मैंडेटरी है, राइट एंगल होना चाहिए एक से ज़्यादा हो भी नहीं सकते, पर मिनिमम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो उसकी हमें दो साइड बता दो, तीसरे हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। कौन सी दो साइड? कोई भी दो साइड बता दो, उनकी मेजरमेंट बता दो, लंबाई बता दो, हम बाकी की तीसरी साइड वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ बता दी, पर ये तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? पेरीमीटर से। पर पेरीमीटर के लिए हमें पेरीमीटर तो पता होना चाहिए ना। जो दो लेग्स हैं, आधार है और परपेंडिकुलर है, ये दोनों छोटी होती है इस हाइपोटेन्यूज से। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है, आसान रास्ता है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। और स्ट्रेट लाइन क्या है? हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। दो बच्चे ये बात पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए बता दूं, अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो मेरे लिए सबसे छोटा रास्ता, आसान रास्ता, आसान नहीं, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। हालांकि रास्ता ऐसे होता नहीं है, रास्ता होता है ऐसे, कभी इधर सड़क मुड़ रही है, कभी इधर सड़क मुड़ रही है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी इधर से इधर से इधर से इधर, रास्ते ज़्यादातर ऐसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो ये होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे जाना है, तो मेरे लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है मैं हाइपोटेन्यूज से जाऊं, तो मेरे लिए सबसे छोटा रास्ता वही होगा, इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक जाने का रास्ता। इसको पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया।
आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, मैं ऐसे ना जाके मैं ए से पहले सी जाऊं और सी के बाद बी जाऊं, तो मेरे लिए शायद ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा मेरे लिए या किसी के लिए भी। हाँ, आप इस बात से सहमत होंगे। मैं अगर ऐसा कहूं कि एक्चुअल में वैसे तो यहां से यहां जाने के लिए ये रास्ता सबसे छोटा है, यहां से पहले सी पर आओ, सी से बी पर जाओ, ये रास्ता लंबा है, ठीक है, इतना तक तो ठीक है। क्या हो अगर यहां से यहां अगर मैं जाऊं और मैं जो जा रहा हूं उस रास्ते को, उस लेंथ को, उस मेजरमेंट का मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, कर दूं। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं 5, तो मुझे 5 यूनिट पड़ा है। 5 कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, जो आपका मन करे। तो ए से बी मैं 5 में चला गया। इसकी मेजरमेंट जो है रास्ते की 5 मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, आप जो चाहे वो मान सकते हो। इसका मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है। अब यहां से यहां मैं जाऊं, इसको भी कुछ मेजरमेंट दो। ये सबसे छोटी है ना, तो 5 से छोटा मेरे भाई ये इससे बड़ी हो जाएगी, तो ये काम करते हैं, इसको 3 रख लेते हैं भाई। इसका स्क्वायर कहते हैं, इसको भी कर, ठीक है। अब सी से बी पर जाऊं तो ये साइड इससे तो बड़ी है, इससे छोटी है, तो एक काम करता हूं, इसको 4 दे देता हूं, 4 यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, जो आप चाहे। इसका भी स्क्वायर करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ए से बी तक जाने में मुझे 5 यूनिट लग रहे हैं, सबसे छोटा रास्ता है। लेकिन ए से पहले सी पर जाऊंगा तो 3 ये, और सी से बी पर जाऊंगा तो 4 ये, 3 और 4 7 यूनिट लंबा रास्ता पड़ रहा है ना, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5। तो ये तो सभी को पता है, तो नॉर्मल सी बात है। यहां पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने स्क्वायर लगाए हैं ये कोई काम के नहीं है, ये काम के हैं। अगर उसी रास्ते का मैं स्क्वायर कर देता हूं तो इस रास्ते का और इस रास्ते का स्क्वायर इस सबसे छोटे रास्ते के स्क्वायर के बराबर आया, तो ऐसे कैसे? ये तो छोटा रास्ता है, ये दोनों मिला के तो बड़ा रास्ता है। लेकिन मैं स्क्वायर करूं इसका भी और इसका भी और इसका भी, तब बराबर आए। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो अब क्या रास्ता छोटा हो गया? नहीं, उतना ही है। अगर हम ऐसे जा रहे थे बिना स्क्वायर किए तो तब भी उतना ही था, लेकिन स्क्वायर करके जा रहे हैं तो रास्ता बराबर भी तो आ रहा है। ऐसा क्यों है? तो यही बताया था पाइथागोरस जी ने कि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो मेजरमेंट क्या आएगी, दोनों की ऐसे बराबर आएगी। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों मिला के क्या है 25, और यहाँ पर भी क्या रहा है 25। कमाल की चीज नहीं थी कि दिखने में रास्ता इतना लंबा लग रहा है, 7 यूनिट लग रहा है, और ये सिर्फ 5 यूनिट है, लेकिन हम तीनों रास्ते के ऐसे स्क्वायर कर देते हैं तो बराबर आ रहा है ना। तो यही चीज बताई थी कि हमको कोई एक साइड नहीं मिली है तो हमने इसे निकाल सकते हैं। बस याद रखना, दोनों छोटी साइड का स्क्वायर बराबर होता है बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के। दोनों छोटी वाली साइड का स्क्वायर का जोड़ बराबर होता है बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के, ये याद रखना। स्क्वायर क्या होता है, मेरी स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स वाली वीडियो जाके देख लेना, वहां पर मैंने अच्छे से बताया। तो ठीक है, ये तो हम कर लेंगे। एक छोटा सा डाउट रहता है कि मान लिया, चलो ऐसे कर लेते हैं, मान लो कि ये नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये है, ये 4 है, ये 5 है, 4 है, ये नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? तो वही इसको नाम P दे देते हैं, P जमा में B इज इक्वल टू H। स्क्वायर कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। हाँ, यहाँ पर तो मैं ही लगाऊंगा। P का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना पता है। P का स्क्वायर हमको दे रखा नहीं है, पूछ रखा है, तो P का स्क्वायर को तो एज इट इज लिखेंगे। P का स्क्वायर है, B क्या है? बेस कितना है 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। डायरेक्ट मत लेके जाना है, बस स्क्वायर कर लेना। बोर्ड मास और पैमडास नहीं पता तो मैंने बताए हैं मेरी शॉर्ट्स में जो कल परसों आई थी, तो आप उस वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो P का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, वही रहेगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। जो तरीका है कि यहाँ पर पॉजिटिव डिजिट है, P की वैल्यू निकालिए ना, तो यहाँ पर 16 प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9।
पर p के स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, वेरी गुड, हो गया। यहाँ पर 9 लिख दे क्या? अरे ये अकेला सबसे छोटा पाथ है, सबसे छोटा रास्ता 9 आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी, परपेंडिकुलर की करनी थी, लेकिन p स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर कैसे हटाओ? p की वैल्यू आ गई 9, वेरी गुड। ऐसे नहीं हटाते। ऐसे क्यों नहीं हटाते हैं? जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं, याद रखना, स्क्वायर हटाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका करना पड़ेगा। क्या करें? जैसा कि मैंने बताया है, स्क्वायर रूट्स वाली वीडियो जाके देख लेना, वहां पर मैंने अच्छे से बताया है कि एक काम करो, जैसे 4 में मैंने 1 प्लस किया है और मुझे 5 मिला है, तो इस 5 को वापस 4 बनाओ, इसका उल्टा करो, रिवर्स करो। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने 1 प्लस किया था उसी को माइनस कर दूंगा, तो मुझे 4 मिल जाएगा। वेरी गुड। 4 में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे 8 मिल गया, तो नहीं मुझे वापस मेरा 4 चाहिए, मुझे मेरा 4 वापस ला कर दो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, किससे? जिससे मल्टीप्लाई किया था, तो मुझे वापस मेरा 4 मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि प्लस का उल्टा होता है माइनस और मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। अब p का स्क्वायर है, मतलब p को p के साथ मल्टीप्लाई किया गया है एक बारी, ठीक है। तो स्क्वायर को हटाया कैसे जाए? मैंने बताया अपनी वीडियो में, अभी भी बता रहा हूं कि स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो होता है स्क्वायर रूट। नहीं पता तो वीडियो देख लेना, वहां पर अच्छे से बताया है। अभी नहीं बता सकता, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था ये, तो इसको छोटा ही रहने देते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या करेगा? स्क्वायर को हटा देगा। हाँ, ये भी इसका रिवर्स होता है, तो हटाएगा ही, क्यों नहीं हटाएगा? इसका बाप भी हटाएगा। तो स्क्वायर रूट सिर्फ यहीं लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, यहां पर भी और p के स्क्वायर के ऊपर भी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वहां पर बताया है अच्छे से, तो वो जरूर जाके देख लेना एक बार। नहीं देखी है तो जरूर देखना, पता है तो अच्छी बात है। लेकिन यहां से कैसे हटेगा? स्क्वायर रूट से कोई भी डिजिट कैसे हटाई जाती है वो भी मैंने अच्छे से बताया है। यहाँ पर इसको पेयर बनाएंगे और देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से निकालेंगे। 3 की टेबल में 9 आता है, 3 जा पर, और 3 की टेबल में ये 3, तो 9 को हम 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे? 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 को और अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जैसे यहाँ पर कटाते हैं, अभी कट जाएगा, क्या बच गया? 3। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 3, जो कि हमने निकालनी थी। तो 9 इसकी वैल्यू नहीं है, ऐसे। तो ऐसे स्क्वायर रूट लगा हुआ मिलेगा, तो कई बार कंफ्यूज मत होना। वहां पर ये याद रखना कि स्क्वायर रूट कैसे आया और कहाँ से आया। कई बार आपको पहले से स्क्वायर रूट दिया गया मिलेगा, तो आप सोचोगे कि ये तो मैंने नहीं बताया गया था, बाद में लगाना है तो आपको पहले ही दे देते हैं वो, ताकि ऐसा हो। हमने ट्रायंगल की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमने ट्रायंगल को साइड से भी जानने की कोशिश की है, एंगल से भी जानने की कोशिश की है, और कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी है ट्रायंगल्स की क्या क्या होती है, और एक पाइथागोरस थ्योरम भी देखी है। अब क्या बचता है ट्रायंगल में? एरिया पेरीमीटर तो बताया नहीं। एरिया पेरीमीटर क्या होता है? मैंने एक शॉर्ट्स बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिसमें हम 4 तरीकों से किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लाइन्स और एंगल्स की वीडियो और उस शॉर्ट्स का लिंक डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी वो देख सकते हो। तो अब बचता क्या है? अब इसमें एरिया कैसे निकालते हैं और पेरीमीटर वो होता क्या है, निकालने से पहले वो देखेंगे। आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना कुछ भी, जो भी आपका डाउट है या आपको कोई पूछना है कोई भी चीज़, तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। शेयर ना भी करें पर कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे आपका रिस्पॉन्स पता लगे कि आप अच्छे से सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, और मुझे मेरी भी कमियों का एहसास हो कि हाँ ये कमी आ रही है, और आप खुल के चीज़ें बता सकते हो कि आप वीडियो देखते टाइम बोर होते हो या नहीं होते हो, जो भी है आपका रिस्पॉन्स, क्योंकि वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं। तो अब क्या बचता है? एरिया क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है जितना बड़ा एरिया इसने घेर रखा है। जैसे ये शेडिंग पार्ट्स कितना बड़ा है, ये सारा का सारा इसका क्या है? एरिया है। आप छोटा सा ट्रायंगल बना दिया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। अब बड़ा वाला ट्रायंगल बना दिया तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया कम हो जाएगा। इसने कितना एरिया कवर कर रखा है वो होता है इसका एरिया। हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्र में पड़ा हुआ फल, इसको ऐसे बोलेंगे। जोक सपाट ऐसा नहीं है, बस इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। पेरीमीटर क्या होता है?
पेरी एक वैसे ज्यादातर, तो यहाँ पर जो पेरी है, पेरी का मतलब ज्यादातर जो वर्ड होते हैं वो लैटिन से लिए गए होते हैं। आई एम नॉट श्योर यहाँ पर लैटिन से लिया गया नहीं गया है। पेरी का मतलब होता है लाइन। लाइन की मेजरमेंट को उसको बोलते हैं पेरीमीटर। कि किसी भी ऐसी शेप, किसी भी ऐसी आकृति जिसकी जो लाइंस होती स्ट्रेट होती है, उसकी सभी लाइंस का जो जोड़ होता है, सभी भुजाओं का जो जोड़ होता है, सम होता है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। याद रखना, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाप। एरिया क्या होता है कि उस आकृति ने कितनी जगह, कितना एरिया घेर रखा, कितना क्षेत्रफल घेर रखा है। परिमाप क्या होता है, उसकी बाउंड्री ने कितना एरिया कवर किया, वो होता है उसका परिमाप, पेरीमीटर। किसकी बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, ये उसकी बाउंड्री है। एरिया क्या होता है इसके अंदर वाला, ये होता है उसका क्षेत्रफल। बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस ये होता है। तो पेरीमीटर तो फिर हम किसी का भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो। आप किसी क्वाड्रिलेटरल का तो वैसे ही निकाल सकते हो, हाँ ऐसे ही निकाल सकते हो, आपका गलत आएगा ही नहीं। तो पेरीमीटर उसको बोलते हैं कि सभी को उठा के क्या कर दो, जोड़ दो। बाकी एरिया कैसे निकालता है, एरिया के 4 तरीके हैं। मैंने एक शॉर्ट्स बना रखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि 4 फॉर्मूले कैसे कैसे हैं और कैसे हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। पेरीमीटर में कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर में तीनों साइड की मेजरमेंट जो दे रखी है वो जोड़ के पेरीमीटर निकलाएगा, तीनों साइड का सम, वो पेरीमीटर होता है। ये सिर्फ इतना सिंपल था। आई होप मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा, ज़्यादा पकाया नहीं होगा। और ट्रायंगल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगी, और आपको मैंने वो बताई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी है, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका डाउट है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है। पढ़ाने का तरीका, स्टूडियो मतलब लाइटनिंग का थोड़ा सा इशू है क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आप कंटेंट को लेकर कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ें जो मैंने गलत पढ़ाई है तो या गलत बताई है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी अगली वीडियो सर्कल को लेकर होगी। सर्कल के बारे में जितने भी डाउट है सारे क्लियर होंगे, सारी चीज़ें बताऊँगा। चाहे वो 3rd क्लास का बच्चा देखिए, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा देखिए, जितनी भी चीज़ें होती है सर्कल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में कराऊंगा सर्कल को लेके, जो कि बहुत जल्द आएगी। तो तब तक के लिए ऐसे खुश रहिए और अपने परिवार, अपने यार दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए और साथ ही उनको भी खुश रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।